नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य, उपचुनाव का रण खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव अभी बाकी हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इसी सिलसिले में कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने धुआंधार प्रचार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे, सुनिए। भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ाने का कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार ही कर पाएगी। अन्यथा हम अयोध्या और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के साथ साथ विकास के जो सबसे बड़े बैरियर होते हैं, जितने माफिया होते हैं, सबसे बड़े बैरियर होते हैं विकास के। और आप सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश में माफिया के ऊपर कैसी कार्रवाई होती है, आप देखते होंगे ना कभी कभी। तो अगर वे माफिया कभी चोरी छिपे हिमाचल प्रदेश में आ गए तो यहां की शांत भूमि को शांत करने का कार्य करेंगे। इसलिए कभी कांग्रेस को मत आने देना, क्योंकि उन माफियाओं को केवल भाजपा रोक सकती है। एक समान विचारधारा की सरकार रोक सकती है, डबल इंजन की सरकार रोक सकती है। और भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आया हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर रविंद्र सिंह रवि को अपना प्रत्याशी बनाया है। वे लोकप्रिय विधायक हैं, अच्छा कार्य किया है, और मेरा तो मानना है कि इस बार माता ज्वालामुखी ने उन्हें इस क्षेत्र के विकास के लिए अपने यहां आमंत्रित बुलाया है, आदेश दिया है, और इसलिए वे आए हैं। माता ज्वालामुखी के आदेश से यहां के विकास के लिए अपना कुछ योगदान कर सके, और इसके लिए आए हैं। और इसलिए मैं भी आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि माता ज्वालामुखी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, पूरा हिमाचल उनकी ऊर्जा से लाभान्वित होता रहे, और सुख और समृद्धि के नए नए आयाम। तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले पर आयोग की ओर से 16 मई 2022 को बरामद शिवलिंग की वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग किए जाने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका पर संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करके कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो वहीं इसको लेकर कोर्ट ने नोटिस राज्य सरकार को, अंजुमन इंतजामिया कमेटी और पुरातत्व विभाग को भी भेजा है। अगली डेट से पहले इस पर जवाब दाखिल करना होगा। जिला जज महोदय क्या थी कि जो शिवलिंगम निकला है इसकी साइंटिफिक जांच हो, चाहे कार्बन डेटिंग हो, चाहे और भी जो मेथड उससे हो, बिना क्षति पहुंचाए हुए शिवलिंगम को, वो हमारी दरखास्त खारिज कर दी गई थी। उसके खिलाफ हमने रिवीजन फाइल किया था। आज माननीय हाईकोर्ट ने पूरा आर्गूमेंट लिखा दिया है, क्या क्या आर्गूमेंट है, और उसमें नोटिस लोगों को जारी किया है। साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनको नोटिस जारी किया है और कहा ये बताइए कि क्या जांच बिना क्षति पहुंचाए आप कर सकते नहीं कर सकते, क्या मेथड आप अपनाएंगे। और 21 तारीख लगा दिया है, और 21 तारीख को ASI भी अपना जवाब देगी। आज माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो हमारी याचिका थी, जिसमें हमने मांग रखी थी कि जो शिवलिंग 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई के दौरान बरामद हुआ है, उसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जांच की जाए, और जिसको माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने 14 अक्टूबर के फैसले से रिजेक्ट किया था, उस ऑर्डर को हमने आज माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हमारी याचिका पर नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार को, अंजुमन इंतजामिया को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे से भी पूछा है कि अगली डेट से पहले वो अपना जवाब कोर्ट के सामने दाखिल करें कि ऐसी जो मांग है वो क्या उचित है, जायज़ है, और उससे क्या किसी कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन होगा कि नहीं होगा। इस मामले की अब अगली तारीख 21 नवंबर तय की गई है, और ASI उस दिन अपना जवाब माननीय न्यायालय के सामने देगा। तो चलिए, प्रयागराज से हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सैयद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? वैज्ञानिक का मसला लगातार चल रहा था कि वैज्ञानिक पद्धति से जांच कराई जाए, जो तथाकथित शिवलिंग है, जो मिला है कथित शिवलिंग, उसकी जांच कराने की मांग काफी लंबे समय से चल रही थी, जिरा भी चल रही थी। अब जवाब मांगा गया है
इंतजामिया कमेटी से, साथ में पुरातत्व विभाग से भी जवाब दाखिल करने को कहा गया है। क्या दोनों लोगों का पक्ष अभी तक क्लियर हो पाया है कि उनका क्या सोचना है? जी पूजा जी, बता दें कि जिस तरह से लगातार जांच करने की मांग की जा रही थी, उसके बाद आज जिस तरह से सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे मुनीर जी की बेंच ने सिंगल सुनवाई की है और साथ ही राज्य सरकार और एएसआई और इंतजामिया कमेटी से भी जवाब मांगा है इस पूरे मामले पर। कहा है कि क्या शिवलिंग की जो जांच होनी है, क्या उसे बिना नुकसान पहुंचाए इसकी पूरी जांच हो सकती है, जिसके लिए अब पूरी 8 तारीख पर उससे पहले जवाब दाखिल करना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक निश्चित थी जिसके पहले जवाब दाखिल करना होगा अगली सुनवाई से पहले, और ये जो रिपोर्ट है वो कोर्ट को सौंपनी होंगी, जिसमें अपना जवाब वो दाखिल करेंगे इंतजामिया कमेटी और साथ में पुरातत्व विभाग भी। अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्षा फिर से अनुप्रिया पटेल को चुन लिया गया है। दूसरी बार वो निर्विरोध तौर पर चुनी गई है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुक्रवार को पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया है और पार्टी नेताओं ने उन्हें बधाई भी दी। आपको बता दें कि 6 साल में स्टेट पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग से अपना दल सोनेलाल को मिल गया है और नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो जया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी हैं। जया, क्या कुछ अपडेट है? अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर से निर्विरोध चुन लिया गया है, ऐसे में खुशी है अपना दल में भी और अनुप्रिया पटेल में भी। जी पूजा, आज देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल जब से भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा उनको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नक्शे कदम पे चलती नजर आ रही है, क्योंकि ये पहला वक्त था, पहला मौका था जब अपना दल एस ने आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन किया, जिसमें तमाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर राष्ट्रीय के तमाम पदाधिकारी हो या फिर जिला स्तरीय पदाधिकारी हो, तमाम लोग शामिल हुए थे। खासतौर पर अनुप्रिया के विरोध में कोई स्वर सुनाई नहीं दिया, उनको फिर एक बार निर्विरोध उनको निर्वाचित किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। लेकिन खास बात ये देखने को मिली कि कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे दबाव भी उन्होंने बनाया। उनका एक बयान सुनने को मिला है, उनका कहना था कि देखिए हम लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो हम लगातार उठाते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया को भी हम संदेश देना चाहेंगे इस प्रतिष्ठान से कि आप जो 69,000 शिक्षा भर्ती में जो गतिविधियां अलग जो देखने को मिली थी, जो आरोप लगे हैं, जिस तरीके से पिछड़े वर्ग का जो अन्याय किया गया उसको न्याय दिलाने का काम करिए। साथ ही 2024 का झलक देखने को भी मिला। उनका साफ तौर पे कहना था कि हम पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार इस चीज का मांग कर रहे हैं और 2024 का चुनाव भी हमारे इस मांग पर ही आधारित होगा। तो कहीं ना कहीं ये सियासत आप एक नारेबाजी और सियासत एक मांग आप देख सकती हैं कि किस तरीके से वो मांग अपनी रख रही हैं। लगातार अपने माता पे और अपनी बहन जो पल्लवी पटेल है, लगातार सियासत पे उनका बिना नाम लिए भी उन्होंने आक्रमण किया। उनका कहना था साफ तौर से लोग हमारी अपने घर के लोग हम पर हमला कर रहे हैं, जबकि हम अपने पिता के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे ही घर वाले हम पर हमला कर रहे हैं। हालांकि खास बात ये देखने को मिली, ना ही अपने पल्लवी पटेल का उन्होंने नाम का जिक्र किया, ना ही अपनी माता के नाम का जिक्र किया, लेकिन लगातार उनका निशाना अपनी बहन। मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने नीले और भगवे कलर का भी जिक्र किया कि किस तरीके से अपना दल के झंडे में नीले और केसरिया रंग को एक साथ स्थान मिल गया और किस तरीके से उनकी मांगों को वो अब आगे रखने वाली हैं, उनके वर्चस्व को वो स्थापित करने का काम करेंगी लोकतंत्र में। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया था। जी पूजा, बिल्कुल आपने सही जिक्र किया। अनुप्रिया पटेल का नीले और केसरिया का मतलब ये था कि आज राजधानी लखनऊ नीले और केसरिया से पटा पड़ा है, क्योंकि उनका लगातार इस बात को लेकर उत्साहित नजर आ रही थी कि राज्य जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उनको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया है। तो ऐसे में अब जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, सोनेलाल पटेल जो उनके पिता थे, जो उनकी विचारधारा है, कहीं ना कहीं उसका विस्तार हो रहा है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल का जो प्रतीक चिन्ह है
का वो भी केसरिया और उनका जो नीला है वही दोनों मिलके बनते हैं। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा से भी इसको जोड़ना हमारे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि उनका प्रतीक चिन्ह ही केसरिया और नीला है। तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल का जो पूजा साफ तौर पे कहना था कि हमारी वर्चस्वता जो है वो बढ़ रही है। 2012 में हम 2 सीटें हमें विधानसभा चुनाव में मिली थी लड़ने के लिए। हमने पहला वो चुनाव हमारे जिंदगी का तो जब हमने एक विधायक को लेकर अपने विधानसभा में अपने पक्ष का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने वर्ग का हमने आवाज उठाया। साथ ही उसके बाद 2014 का भी जिक्र उन्होंने किया पूजा कि 2 हमें लोकसभा सीटें मिली थी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, हमने वहां पे भी जीत किया, वहां पे भी हमने केसरिया और अपने नीले का वहां पे भी फतह हासिल किया। साथ ही साथ उन्होंने 2019 का जिक्र किया। 2017 में उन्हें 11 सीटें विधानसभा सीटें में मिली थी, जो कि उन्होंने 9 सीटों पे जीत दर्ज किया था। अगर आप 2022 में देखती हैं और पूजा, तुमको 2022 में उनको 17 सीटें मिली थी, जिसमें उन्होंने 12 सीटों पे जीत दर्ज की थी। तो वर्चस्वता साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि कैसे अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस पार्टी जो है अपने विचारधारा को लेकर बुलंदी हासिल कर रही है। साफ तौर पे उनका यह भी कहना था कि हमने पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का मान किया है, हमने और साफ उनका लहजा जो था उस पर भी बखूबी ध्यान देने लायक है, क्योंकि जब उनका ये कहना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो धांधली हुई है, जो हमारे पिछड़े वर्ग का जो अन्याय हुआ है, जो उनके आरक्षण को मारा गया है, हम उत्तर प्रदेश के मुखिया से संदेश देना चाहते हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से कि उनका न्याय करिए, क्योंकि हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की विचारधारा पे चलती है। रही बात 2024 की, तो 2024 में भी हमारा गठबंधन भी इसी पे होगा। कहीं ना कहीं उनका इशारा यही था कि जब पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का हमारे मांग को स्वीकार किया जाएगा, अपने परिवार पे हमला बिल्कुल, कि जो तो ये माना जा सकता है कि राष्ट्रीय अधिवेशन से राष्ट्रीय शर्तों का ऐलान हो चुका है। राष्ट्रीय अधिवेशन था और आगामी 2024 के मद्देनजर क्या शर्तें रहेंगी अपना दल सोनेलाल की, इसको लेकर के वो साफ तौर पर ऐलान करती नजर आई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जय अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। बात वाराणसी की करेंगे, जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पहुंचे हुए थे वाराणसी, जहां पर उन्होंने काशी तमिल समागम की तैयारियों का जायजा लिया है। समागम का आयोजन भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत कर रही है। काशी तमिल समागम जो है वो 16 नवंबर से 1 महीने तक चलेगा। इसमें काशी और तमिलनाडु के बीच में गहरे एकेडमिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करने के प्रयास किए जाएंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी तमिल समागम के आयोजन में साझेदार रहने वाला है और तमिलनाडु के कला, साहित्य, अध्यात्म और शिक्षा जैसे 12 क्षेत्रों से जुड़े लोग विशेष अतिथि के तौर पर वाराणसी का शैक्षिक दौरा करेंगे। अगली खबर भी वाराणसी से है, जहां पर पातालपुरी में आपको ये बता दें कि मामला देखने को मिला है, जिसमें दिनों दिन दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने 8 नवंबर की तारीख दी है। पातालपुरी मठ के महंत बालक दास ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई है, जिस पर कोर्ट ने 8 नवंबर की तारीख दी है। आपको बता दें कि साल 2015 में प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल में बालक दास समेत 25 लोगों पर वाराणसी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें बीते दिनों अदालत ने महंत बालक दास, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महंत, संतोष दास और सतुआ बाबा सहित 25 लोगों को फरार घोषित कर दिया था। साथ ही सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति के कुर्की का आदेश पुलिस को दिया गया था। तो वहीं इस पूरे मामले पर महंत बालक दास ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं, नोटिस मिलना चाहिए था, मुझे कोई नोटिस मिला ही नहीं है। अब वो क्या रहेगा, अब कोर्ट का काम है। अब मेन चीज़, मुझे तो कोई जानकारी ही नहीं थी। नोटिस कब आया, क्या हुआ, नोटिस आना चाहिए थी, मुझे जानकारी होना चाहिए था, मुझे जानकारी नहीं थी। मैं तो पेपर के माध्यम से मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो अब जो प्रक्रिया होती है
लॉयर के द्वारा हमने अपना उसका किया है। अब उसमें यहाँ पर डेट लगी है, अब अगर यहाँ मिल जाती है जमानत तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हाई कोर्ट में। आपके नाम पे जितनी खबर अगली लखनऊ से, जहां पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर आईपीएस अजय पाल शर्मा को कल देर रात हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया है। इस दौरान एंजियोप्लास्टी की गई है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि अजय पाल शर्मा यूपी 112 मुख्यालय में बतौर एसपी तैनात है। मथुरा में देवउठनी एकादशी के पर्व पर मथुरा वृंदावन और गरुण गोविंद की 24 कोशीय परिक्रमा लगाई जा रही है, जिसमें देश भर से हजारों लाखों लोग इन तीनों वन की परिक्रमा को करने के लिए मथुरा आते हैं और इस परिक्रमा को करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से पुण्य की कामना करते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दशमी के दिन मथुरा के पापी राजा कंस का वध किया तो उनके पापों से मुक्ति होने के लिए उन्होंने द्वापर युग में ब्रजवासियों के साथ परिक्रमा की थी। तभी से ये परिक्रमा लोग लगातार कर रहे हैं।